चलिए, तो जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे 12th क्लास का ऑब्जेक्टिव। 12th क्लास ऑब्जेक्टिव। तो संसद क्लासेज में सभी को स्वागत करते हैं रवि वर्मा के साथ। आज हम लोग सीखते हैं, देखिए चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग क्लियर कर लेंगे ऑब्जेक्टिव टर्म को, ताकि हमें दिक्कत ना हो। पहला है, हमें आता है क्रिस्टल के बारे में। चैप्टर 1 जैसे हम लोग को अभी पता होगा कि पढ़ना है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। दूसरा है सोल्यूशन, तीसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चौथा है आपका केमिकल काइनेटिक्स, फिर आता है आपका सरफेस केमिस्ट्री। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि फिजिकल समाप्त हो जाती है। तो इसी फिजिकल में हम लोग का जो पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, जिसमें हम लोग सीखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स है जो आप लोग को बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसको हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं या रवेदार ठोस भी कहते हैं। क्वेश्चन उसमें आता है कि इनमें से कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो क्रिस्टलाइन में कहता है कि जिसमें जो है शेप साइज जो है वो क्या होता है, एकदम बंधे होते हैं मजबूती के साथ, वो क्रिस्टलाइन हो जाता है। और जिसमें अनियमित ज्यामिति मिलती है, जिसमें नियमित ज्यामिति हो, आकार हो, वो क्रिस्टलाइन। जिसमें अनियमित ज्यामिति मिल जाए वो बन जाता है अमॉर्फस। तो क्रिस्टलाइन में क्या मिल जाता है, क्रिस्टलाइन में मिलता है शर्करा। याद रखिएगा, पूछेगा शर्करा कैसा ठोस है, तो शर्करा जो है, शर्करा चीनी को बोलते हैं। ये आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो रवे कणों के रूप में होते हैं, इसीलिए इसको रवेदार ठोस भी बोलते हैं। NaCl कैसा ठोस है, तो NaCl भी जो है हमारा ये रवेदार ठोस है। दूसरे टर्म में आते हैं, दो ऑब्जेक्टिव यहां से हमारा क्लियर हो गया, शर्करा और लवण। लवण को हम लोग NaCl भी कहते हैं। आगे आ गया अक्रिस्टलीय में, जिसमें कह रहा है कि जिसमें आकार तो होगा लेकिन इसकी अनियमित ज्यामिति होगी, इरेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप में होगा, वो अमॉर्फस में चला जाएगा। क्या आंसर आता है इसमें, इसमें याद रखिएगा कांच, रबर, प्लास्टिक, गलित सिलिका। उदाहरण आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कांच, रबर, प्लास्टिक, गलित सिलिका अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। आगे देगा अध्रुवीय। अध्रुवीय का मतलब है जिसमें आपका समान ध्रुव मिल जाएगा, वो आ जाता है नन पोलर। जैसे हाइड्रोजन हो गया, तो हाइड्रोजन में देखिए दोनों पॉजिटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन के दो अणु हो जाएंगे। हाइड्रोजन के कितने अणु हो जाएंगे, हाइड्रोजन के दो अणु हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके बीच में जो बॉन्ड लगता है इसको हम लोग नन पोलर बॉन्ड कहते हैं। तो इस प्रकार जो भी अणु मिल जाए, पॉजिटिव पॉजिटिव वाला, निगेटिव निगेटिव वाला, वो सब का सब नन पोलर बॉन्ड में चला जाएगा। उदाहरण स्वरूप देख लीजिए, जैसा है हाइड्रोजन, क्लोरीन का भी आपका आ गया, दो एटम है, आयोडीन का भी दो एटम है, तो ये कैसा आपका ठोस हो जाएगा, नन पोलर वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं ध्रुवीय। ध्रुवीय में क्या मिलेगा, जिसमें एक पॉजिटिव मिल जाए, दूसरा निगेटिव मिल जाए। पहला आपको पॉजिटिव मिल जाएगा, दूसरा निगेटिव, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। जैसे उदाहरण में है HCl। HCl का मतलब हो गया एक हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज, हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज। अब देखेंगे यहाँ पर तो क्या मिल जाएगा आपको, HCl है तो हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज है और क्लोरीन पे माइनस चार्ज है। तो यहाँ पर जो अगर डायपोल की कंडीशन में आ जाए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो यहाँ पर जो बॉन्ड होगा इस बॉन्ड को बोलते हैं पोलर बॉन्ड, ध्रुवीय। और यहाँ ये जो ठोस आपका मिल रहा है HCl के बीच, SO2 के बीच, NH3 के बीच में कैसा बॉन्ड लग रहा है, पोलर बॉन्ड। आगे आता है हाइड्रोजन बॉन्ड ठोस कौन है, हाइड्रोजन अबंधित ठोस कौन है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो तीन ही एलिमेंट में बेसिकली लगता है। वो कौन है, वो है फोन। क्या है, फोन। ये बात करने वाली फोन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं फोन में FON, F से फ्लोरीन, O से ऑक्सीजन और N से नाइट्रोजन। इसकी हम लोग बात करें, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो इससे जो भी कंपाउंड बनाएगा तो इसमें आपका है H2O। H2O जो आपका है ये आपको कैसा हाइड्रोजन अबंधित ठोस होता है। और आपको शुष्क ठोस के रूप में अगर याद रखना है तो वो याद रखिएगा CO2। CO2 जो है शुष्क ठोस के रूप में भी उसको हम लोग जानते हैं। आगे कहता है
आयनिक ठोस किस में होगा? तो आयनिक ठोस जिसपे पॉजिटिव नेगेटिव की चार्जेज होगी वो आयनिक ठोस होगा। जैसे NaCl इस पे प्लस चार्ज हो गया और Cl पे माइनस चार्ज हो गया। KCl पोटेशियम पे प्लस चार्ज, क्लोरीन पे माइनस चार्ज। तो ये जो हमारा है ये सब आयनिक ठोस का उदाहरण हो गया। आगे हम लोग को पढ़ना है धात्विक ठोस। तो धातु के बीच में जो धातु है, तो धातु तत्व पढ़े होंगे कि जिसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होती है वो धातु हो जाता है, और जिसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है 4 5 6 7 होता है वो अधातु हो जाता है, और जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 हो जाता है वो अकेरिय गैस के रूप में भी जाने जाते हैं। इसके बारे में डिटेल हम लोग आगे भी सीखेंगे। आइए सीखते हैं आगे सहसंयोजक। सहसंयोजक ठोस किस में आता है? तो सहसंयोजक पढ़े होंगे। सहसंयोजक को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें कहता है इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी के फलस्वरूप जो बंधन लगता है उससे सहसंयोजक हो गया। जैसे ये हम हाथ को इस प्रकार से करके बॉन्ड बना दे तो ये मजबूत हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सहसंयोजक। तो सहसंयोजक वाले ठोस कौन सा होगा? तो ठोस में याद रखेंगे, ठोस में मिलेगा हीरा, ठोस में मिलेगा ग्रेफाइट, ठोस में मिल जाएगा क्वार्टज, ठोस में मिलेगा सिलिकॉन। हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्टज और सिलिकॉन, ये आपका राइट आंसर हो गया। हीरा, ग्रेफाइट, क्वार्टज और सिलिकॉन। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लैटिस की। तो हम लोग पढ़ना है इसमें जालक, क्रिस्टल। क्रिस्टल क्या होता है? जो डब्बे हम लोग देखे हैं उसमें इसी प्रकार का होती है शेप। एज एग्जाम्पल के लिए आपको डब्बे हम दिखा देते हैं। जैसे ये डब्बा को ले लिया जाए तो इस डब्बे में जो ये हमारी कॉर्नर आ रही है, इस कॉर्नर को हम लोग बोलते हैं लैटिस पॉइंट, जालक बिंदु या जालक कोना। इसके बीच की जो गैपिंग है, ये जो गैपिंग, इसको जालक रेखा। थ्री डायमेंशनल में देख रहे हैं, त्रिविमीय में, तो ये आपस में क्या बना रहा है? कोण बना रहा है। इस कोण को हम लोग बोलते हैं जालक कोण। क्लियर है? तो इसी चीज को हम लोग जो है 3D टर्म में देखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम के साथ दिखा रखा है आपको कि ये जो कॉर्नर पर होगा, कोने पर होगा, इसको हम लोग जालक बिंदु। ये जो रेखा है जो दो लाइनों से जुड़ा है उसको हम लोग लैटिस लाइन या जालक रेखा कहते हैं, और इसके बीच में जो भी एंगल है उसको लैटिस एंगल जालक कोण कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गई आपको? आइए नेक्स्ट सीखते हैं। आगे कहता है 9th नंबर टर्म में BCC। अब इसमें मिला होगा लैटिस क्रिस्टल में, आप लोग पढ़े होंगे। हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव के लिए देख रहे हैं तो ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे। BCC का पूरा नाम क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। BCC का पूरा नाम है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। FCC का पूरा नाम है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और एक होती है SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। एक और होता है ECC, इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है BCC और FCC। BCC में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? BCC में कुल परमाणुओं की संख्या याद रखेंगे, BCC में हो जाता है 2। SCC में अगर आपको पूछता है तो SCC में कुल परमाणु एक ही आते हैं आपको, SCC में 1, BCC में हो जाएंगे 2। आगे हम लोग करते हैं FCC में कुल परमाणु मिलेंगे 4। ये आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन आपको उड़ जाता है कोऑर्डिनेट पे। किस पे? कोऑर्डिनेट पे। 10th नंबर हम लोग देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट पे आपको आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर जिसको बोलते हैं हम लोग कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? उप सहसंयोजन संख्या उसका क्या होगा? तो कहता है कि आयन के चारों ओर, किसी भी जो आपका आयन है उसके चारों ओर जितने विपरीत आवेश के आयन होंगे उसे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। आज एग्जांपल यहाँ पर समझेंगे कि जैसे NaCl में पूछ देता है कि सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो Na पे जो है यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसका क्लोरीन है, तो क्लोरीन के पास थे कितने? 7 परमाणु, 7 2 8 7, ऐसा होता है 2 8 1। अब 2 4 6 1 7, ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो इस पे पॉजिटिव और नेगेटिव वाले कितने रह गए? तो 2 2 4 2 6। इसीलिए सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है यहाँ पर हो जाता है 6। उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि त्रिकोणीय ट्राइगोनल पिरामिडल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं? तो याद रखिएगा 3। स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं? 4। BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8। BCC में 8। एक विमीय में कितने होते हैं? 2। एक विमीय में क्या आ गया?
एक विमीय में जैसे एक क्रिस्टल है जो आपस में इस प्रकार अटैच होगा, तो ए वाला क्रिस्टल देखिए इसके विपरीत में क्या होगा, जैसे अगर Na है, Cl है, फिर इधर Cl होगा, तो ए प्लस वाला जो है इधर माइनस माइनस दो को से अटैच है, तो इसीलिए इसको हो गया 2। अष्टफलकीय में कोऑर्डिनेशन नंबर 6, षटकोणीय में 6, वर्गनिविड में 4, त्रिविमीय में 6। अब आता है क्वेश्चन और पैकिंग इफिशियंसी से। पैकिंग इफिशियंसी जिसको हम लोग बोलते हैं संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता में याद रखेंगे, या संकुलन गुणांक भी उसे कहा जाता है। संकुलन गुणांक से भी क्वेश्चन उठती है, पूछ देगा वर्गनिविड में संकुलन गुणांक कितना होता है, तो याद रखिएगा 52.4। षटकोणीय में पूछ दे, हेक्सागोनल में पूछेगा तो 60.4, 60.4। आगे याद रखना है आपको, एससीसी में क्वेश्चन ये भी घुमा सकता है, एससीसी में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में त्रिज्या कितना होता है, तो त्रिज्या याद रखिएगा, त्रिज्या जो है a/2 है, मतलब साइड का आधा होता है। एससीसी में, एससीसी जो इस प्रकार से आ गया, इस पर जो लैटिस रखे होते हैं इस प्रकार का, क्लियर है, तो एक लैटिस दूसरे लैटिस से क्या होते हैं, अटैच में रहते हैं, तो इसकी रेडियस कितनी होती है, इसकी रेडियस कितनी होती है, तो इसकी रेडियस की ही बात कर रहा है, तो रेडियस हो गया ये जो साइड है इस साइड का आधा होता है। आगे कहता है अगर एफसीसी में रेडियस कितना होता है, तो एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो रेडियस होती है वो होती है a का भुजा का 2√2 होता है। बीसीसी में कितना हो जाता है, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में तो हो जाता है r बराबर √3a/4। भुजा का √3 गुना और 4 से उसको डिवाइड कर दीजिएगा, ये आपको आ जाएगा बीसीसी में। आगे फिर आपको पढ़ना है इसी में कि चालक क्या होता है, सुचालक या चालक या सुचालक दे दे, कुचालक दे दे, अर्धचालक दे दे। चालक समझते होंगे आप लोग, जिससे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आसानी से हो सके उसे चालक या सुचालक कहते हैं। अब यहाँ पर बात ये नहीं पूछेगा कि चालक किसे कहते हैं या सुचालक किसे कहते हैं, पूछेगा चालक का जो चालकता होती है उसकी प्रास कितनी होती है, रेंज। तो याद रखेंगे 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 ओम प्रति सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है, चालकता। चालकता, यहां से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, चालकता का मात्रक क्या होता है, तो ये बन गया प्रति ओम सेंटीमीटर इस प्रकार। तो ओम प्रति ओम है, यहां से एक क्वेश्चन और उठ जाएगा अगर इसको कंक्लूजन करेंगे तो। ओम क्या था, यहां पर रेजिस्टेंस है, क्या है, रेजिस्टेंस। और ए क्या आपका है, सेंटीमीटर। दूरी आपका हो गया, दूरी अर्थात लेंथ हो गया। तो अब यहां से क्या आ गया, हम लोग पढ़े थे R बराबर रो इंटू L/A, तो यहां से मिलता था रो बराबर R गुने A बटा में L, और यही होता है विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिलोम को चालकता कहते हैं। तो यहां से हम लोग का मिल गया था मात्रक ओम मीटर, और इसको उलट देंगे 1/रो को, तो इसका मात्रक हो गया ओम मीटर। तो यही ओम मीटर जो ऊपर जा रहा है, तो हम मीटर नहीं क्या चीज में देता है, सेंटीमीटर में। तो एक डिफिनेशन भी याद हो गया आपको। आगे कहता है चालक का प्रास कितना होती है, तो याद रखना है 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर इसकी मात्रक है। चालकता का कुचालक का प्रास कितना होता है, 10 के पावर -22 प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। अर्धचालक का प्रास कितना होता है, 10 के पावर -6 से 10 के पावर 4 तक, 10 के पावर -6 से 10 के पावर 4 तक प्रति ओम प्रति सेंटीमीटर। अब आगे आते हैं पारामैग्नेटिक, एक टर्म करके पूछता है पारामैग्नेटिक, फिर पूछेगा डायमैग्नेटिक, फिर पूछ देगा फेरोमैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक कह रहा है अनुचुंबकीय, डायमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक का मतलब लौ चुंबकीय। अनुचुंबकीय किसको बोलते हैं, जो चुंबकीय क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा आकर्षण होगा, हल्का आकर्षण तो रहेगा लेकिन कैसा रहेगा, हल्का, वो बन जाएगा पारा। आकर्षण ना रहे, पूरा का पूरा विकर्षित हो गया, वो बन जाएगा डाय। पूरा का पूरा आकर्षण हो जाएगा, वो बन जाएगा फेरोमैग्नेटिक लौ चुंबकीय।
पारामैग्नेटिक हल्का आकर्षण किस में होगा? हो सकता है क्रोमियम में हो सकता है, नाइट्रस ऑक्साइड में हो सकता है, ऑक्सीजन में हो सकता है, मैग्नीशियम में हो सकता है, CO2+ में हो सकता है। तो ये आपको अनुचुंबकीय का उदाहरण हो गए। आगे आता है डायमैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय, जिसमें H2O मिल जाएगा, NaCl मिल जाएगा, कैडमियम मिल जाएगा, जिंक मिल जाएगा। फेरोमैग्नेटिक लौ चुंबकीय, तो ई निकालो, आप लोग को याद होगा, ई निकालो, इसे इस्पात, इसे निकल, लो से लोहा। आगे आता है प्रति लौ चुंबकीय। प्रति लौ चुंबकीय में याद रखिएगा, प्रति लौ चुंबकीय जिसमें विपरीत प्रत्याकर्षण हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, मैग्नीज ऑक्साइड MnO2O3 आ गया, फिर आपका FeO आयरन ऑक्साइड आ गया। फिर आगे हम लोग को चैप्टर में पढ़ना है डिफेक्ट इन सॉलिड, ठोस में दोष, जिसमें हम लोग आप लोग पढ़े होंगे और याद भी रख लीजिएगा। फ्रेंकल दोष, स्टियोकेमेट्री दोष, रिक्तता दोष, ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट है। उसी में आता है एप सेंटर। एप सेंटर के कारण जो जालक है वो रंगीन हो जाते हैं। आइए देखेंगे हम लोग आगे का पार्ट। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हम लोग 19 ऑब्जेक्टिव कर लिए। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है जो आपका है सॉलिड स्टेट में लगभग 19 क्वेश्चन काफी है मेरे ख्याल से। 19 पे आपको उसको और तोड़ेंगे तो लगभग आपको 20-25 ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। आइए देखते हैं सॉल्यूशन, और हम लोग जो आपका है केमिकल काइनेटिक्स उससे भी कुछ है रिलेटेड क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। आता है बिलियन। बिलियन को अंग्रेजी में सॉल्यूशन कहते हैं। बिलियन पढ़े होंगे कि विलय और विलय के मिलने से समांगी मिश्रण प्राप्त होता है, उसे हम लोग बिलियन कहते हैं। बिलियन में आपका विलय और विलायक मिल रहा है, जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम लोग विलय कहते हैं, और जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं उसे विलय कहते हैं। याद रहेगा, जो कम मात्रा में उपस्थित होता है वो विलय कहलाएगा, जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं वो विलय कहलाते हैं। बिलियन में अब इसके लिए आपको इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन डाल सकते हैं, अंक की प्रश्न, ठीक है। अब इसमें द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत क्या कहता है, विलय का भार बट्टा विलयन का भार गुने 100 ml आपको मिल जाएगा 100 ग्राम, तो बन जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत। नेक्स्ट आपको आता है आयतन प्रतिशत निकालने के लिए दे सकता है। आयतन प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, विलय का आयतन बट्टा विलयन का आयतन गुने 100। इस सूत्र भी आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में डाल सकता है। द्रव्यमान आयतन का आयतन प्रतिशत का क्या सूत्र है, तो विलय का भार बट्टा विलयन का आयतन गुने 100, ये आपका द्रव्यमान आयतन आ गया। फिर आपको क्वेश्चन पूछ सकता है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता कैसे ज्ञात करते हैं, तो पीपीएम निकालने का जो सूत्र है आपके पास, विलय का ग्राम में भार, विलय का ग्राम में भार बट्टा विलयन का आयतन हो गया आपको। ये क्वेश्चन हम लोग पहुंच गए 24 तक। आगे कहता है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज में पढ़े होंगे हम लोग, इसे x द्वारा सूचित किया जाता है, और Na बट्टा Na+NB कर ये इसका सूत्र होता है। अब इसमें याद रखने की बात है कि मोल प्रभाज जो है वो ताप पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन है जो ताप पर निर्भर नहीं करता है, उसमें ऑप्शन दे दे मोल प्रभाज, तो याद रखिएगा मोल प्रभाज ताप पर निर्भर नहीं करता है। और दूसरी बात याद रखना है कि किसी भी घटक का मोल प्रभाज जो होता है हमेशा 1 से कम होती है। किसी भी घटक का मोल प्रभाज हमेशा 1 से कम होती है। तो हमारा ये 26 पॉइंट हम लोग सीख चुके। आइए आते हैं आगे। आगे कहता है मोलरता। मोलरता जो है ताप के साथ बदल जाता है। क्वेश्चन पूछ दिया कि ताप बदल जाए तो मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बदल जाएगा। और दूसरी चीज जो मोल प्रभाज था और साथ में अगर मोललता भी दे तो मोललता भी ताप पर निर्भर नहीं करता है। ये मोलरता ताप बदलने से बदल जाता है, लेकिन मोललता ताप बदलने से नहीं बदलता है। मोलरता इसलिए बदल जाता है क्योंकि मोलरता किस पर निर्भर करता है, तो याद रखिएगा मोलरता है जो आयतन पर निर्भर करता है। ऑब्जेक्टिव आपको बहुत ही बढ़िया है। मोलरता आयतन पर निर्भर करता है और ताप के साथ बदलता है। अगर ताप को बढ़ा दिया जाए तो मोलरता बढ़ जाएगा, ताप को घटा दिया जाए तो मोलरता घट जाएगी। आगे आता है सामान्यता। सामान्यता का मात्रक से आपको क्वेश्चन उठा सकता है कि इसका मात्रक क्या होता है, तो ग्राम समतुल्य प्रति लीटर। सामान्यता का मात्रक क्या मिल गया, ग्राम समतुल्य प्रति लीटर। आगे कहता है बाष्पदाब। आप पढ़े होंगे बाष्पदाब, किसी बंद बर्तन में बाष्प के द्वारा लगाए गए दाब को बाष्पदाब कहते हैं।
अब इसमें क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने से वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर ताप को बढ़ा दिया जाए तो वाष्प पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वाष्प दाब जो है वो बढ़ जाएगा। आगे कहता है क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए। पहला तो है ताप, कि अभी ढेबरी से गर्म कर रहे थे, गैस पे गर्म कर देंगे, जल्दी से उस खोलना लगेगा। क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, लोटा में गर्म करें उसको परात में गर्म करिए और जल्दी से होगा तो वाष्प दाब बढ़ेगा। अंतराण्विक बल बढ़ा दिया जाए, अंदर अंतराण्विक बल बढ़ा दिया जाए तो याद रखिएगा वाष्प दाब जो है घट जाएगा। आगे कहता है फैराडे का नियम पढ़े होंगे वैद्युत अपघट्य के लिए, और यहाँ से क्वेश्चन और आपको आता है कि वैद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह किससे होता है। वैद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह किससे होता है, तो वैद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह जो है वो आयन के कारण होता है। वैद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह आयन के कारण होता है। आगे आपको याद करना है फैराडे ने वैद्युत अपघट्य के लिए दो नियम दिए थे, M बराबर Q। जैसे अपघट्य में क्या होता है कि इस प्रकार का दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, M समानुपाती Q है तो M बराबर आता है ZIT। कहता है कि जब किसी वैद्युत अपघट्य में धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की जो मात्रा है वो आवेश के समानुपाती होता है, कि जितना आवेश हम ज्यादा देंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रोड पर पदार्थ जमा होगा। ये उसका प्रथम नियम होता है और प्रथम नियम से मिलता है M बराबर ZIT। दूसरा नियम कहता है कि M1 बट्टा M2 बराबर E1 बट्टा E2, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Z। ये आपको दूसरा नियम है। आगे देखना है आपको विशिष्ट चालकत्व का मात्रक क्या होता है, जिसे हम लोग कप्पा कहते हैं। कप्पा बराबर अभी आप लोगों को बतलाया गया था 1 बट्टा रो, और रो का मात्रक मिला था जो रेजिस्टेंस से आ गया था, रेजिस्टेंस टर्म से प्रतिरोध से, ओम मीटर ऊपर चला गया, प्रति ओम प्रति मीटर हो जाएगा, प्रति ओम प्रति मीटर बन जाएगा आपका साइमन। आगे कहता है अभिक्रिया का वेग, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़े होंगे केमिकल काइनेटिक्स में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसमें आप लोग पढ़े होंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया, शून्य कोटि अभिक्रिया, उसमें आता है प्रथम कोटि अभिक्रिया में और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अभिक्रिया का वेग का मात्रक क्या होता है, तो याद रखना मोल प्रति लीटर सेकेंड। ताप बढ़ने से अभिक्रिया का वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप को बढ़ा दिया जाए तो अभिक्रिया का वेग जो है बढ़ जाएगा। इसमें और याद रखना है 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया का वेग दुगना हो जाता है। आगे आपको कहता है कि जो अभिक्रिया उसमें पढ़ना है प्रथम कोटि अभिक्रिया में अर्ध आयु का व्यंजक क्या होता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया में अर्ध आयु का व्यंजक क्या होता है, तो T हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन K पढ़े होंगे। ये आपको अर्ध आयु आ गया, T हाफ बराबर 0.693 अपॉन K। आगे कहता है जो निलंबन होता है, निलंबन जो छोटे छोटे कणों होते हैं और कणों में कणों का मिश्रण है वो निलंबन है। जैसे जल में बालू का, जल में मिट्टी का जो उदाहरण है वो निलंबन का है। अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा निलंबन का आकार कितना होता है। निलंबन का आकार कितना होता है, याद रखना 10 के पावर -7 मीटर से 100 नैनोमीटर। 10 के पावर -7 मीटर से 100 नैनोमीटर। आगे कहता है आपका कोलाइडी बिलियन का आकार कितना होता है। कोलाइडी बिलियन कोलाइडल सोल का तो 10 के पावर -9 मीटर से 10 के पावर -7 मीटर, या याद रखना 10 एंगस्ट्रम से 1000 एंगस्ट्रम। या फिर हो सकता है परीक्षा में आपको मीटर वाला ऑप्शन न दिया हो, ऑप्शन चेंज कर दिया हो सकता है वो मीटर से सेंटी में कर दिया हो, तो सेंटी में करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 के पावर -7 सेंटीमीटर से 10 के पावर -5 सेंटीमीटर। तो यूनिट पर भी ध्यान देना है कि जो यूनिट है उसको चेंज करके तो नहीं पूछ रहा है। ये बहुत ही आपको मुख्य बातें हैं, इसी में बच्चे अक्सर गलती कर बैठते हैं। आगे कहता है कोलाइडी विलयन हो गया टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव भी पढ़े होंगे कि जब कोलाइडल कणों से
प्रकाश को पुंज को गुजारा जाता है तो प्रकाश प्रकीर्णित होने लगता है, जिस घटना को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है टिंडल प्रभाव किस पर आधारित होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन पर, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। आगे कहता है आपको, इसी में आपको मिल जाएगा ब्राउनी गति, जो रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में दिया था। ब्राउनी गति किसने दिया था? 1827 में। तो हम लोग 40 क्वेश्चन के आसपास सीख चुके हैं, अभी और आगे सीखते हैं। चलिए, तो आगे हम लोग सीखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन में गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर, इस पर भी क्वेश्चन आपको पूछता है एक क्वेश्चन, तो इस पर भी आपको ऑब्जेक्टिव में रहेगा, ये कंफर्म है कि गोल्ड नंबर। जिलेटिन का गोल्ड नंबर कितना होता है? तो याद रखेंगे 0.005 से 0.001। हीमोग्लोबिन का गोल्ड नंबर कितना होता है? 0.01। हीमोग्लोबिन का गोल्ड नंबर सबसे कम होती है 0.01। गम अरेबिक, गम का पूछ देगा, याद रखेंगे 0.15 से 0.26। आगे पूछा है डेक्ट्रिन, तो 0 आपका 6 से 20। स्टार्च का 20 से 25। सबसे कम अगर पूछा कि सबसे कम कौन है, तो सबसे कम देखिए इसमें कि डेसिमल के बाद जितना डिजिट आगे बढ़ेगा वो सबसे कम होगा। तो सबसे कम जिलेटिन, जिलेटिन का सबसे कम गोल्ड नंबर होता है, और सबसे ज्यादा होता है स्टार्च का। सबसे ज्यादा गोल्ड नंबर किसका होता है? स्टार्च का। तो दो ऑब्जेक्टिव तो यहां से उठ जाता है कि सबसे कम गोल्ड नंबर किसका होता है? जिलेटिन का। जिलेटिन का गोल्ड नंबर कितना होता है? 0, ठीक है, 0.005 से 0.001। आगे पूछ देगा सबसे ज्यादा जो है वो याद रखना स्टार्च का कितना होता है? 20 से 25। नेक्स्ट हम बात करते हैं पायस का उदाहरण दीजिए। तो दूध आपका आता है, तो पायस आपको कहता है कि यदि परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपित अवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होते हैं तो वो पायस कहलाते हैं। अर्थात जो द्रव में द्रव का मिश्रण होगा, जो भी द्रव में द्रव का मिश्रण होगा वो पायस कहलाएगा। जैसे मक्खन ले लिया जाए तो मक्खन भी आपको द्रव में द्रव का मिलेगा, तो ये भी आपको क्या बन जाएगा? पायस। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि द्रव में ठोस मिला दिया जाए, द्रव में ठोस मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? सॉल होगा। क्या होगा? सॉल। ठोस में द्रव हो, ठोस में द्रव हो तो क्या मिलेगा? जेल मिलेगा। जल में अगर ठोस मिल जाए तो वो एरोसोल हो जाएगा। जल में ठोस मिलेगा, क्या बनेगा? एरोसोल। द्रव में गैस मिल जाए तो क्या बन जाएगा? फोम मिल जाएगा। द्रव में गैस क्या बन जाएगा? फोम। ठोस में गैस मिलेगा, ठोस सोल कहलाएगा। ये हम लोग फिजिकल तक करीब करीब क्वेश्चन जो हम मिला 50 के आसपास, इसमें भी देखेंगे 1 2 3 4 5 और 5 इसमें भी आ रहा है, 5 5 10। तो 41 से 42 वाले में 10 इससे आ गया, तो आपका 50 क्वेश्चन हमारा फिजिकल तक कंप्लीट होती है। अब बात आती है इनऑर्गेनिक टर्म की। इनऑर्गेनिक में शुरू होता है आपको तत्वों का वर्गीकरण से, निष्कर्षण और सिद्धांत, प्रक्रम सिद्धांत से, और पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होकर आपका ये इनऑर्गेनिक समाप्त हो जाती है। तो आइए देखते हैं इनऑर्गेनिक से क्या क्या क्वेश्चन उठ सकता है, इसे हम चेक करते हैं। तो इनऑर्गेनिक तत्वों का जो निष्कर्षण है, तो वहां पर सबसे फर्स्ट आता है खनिज। खनिज क्या होता है? जो खदानों से खोदकर, ठीक है, खदानों, जो मिट्टी को खोदकर तो नीचे ज्यादा गड्ढा हो जाता है तो उसको खदान बोलते हैं, और जो खदानों से निकाले जाते हैं जिससे धातु की प्राप्ति हो सके उसको हम लोग खनिज कहते हैं। अब खनिज, अब जो पदार्थ निकाला गया उसे अगर धातु प्राप्ति होगा उसको अयस्क कहते हैं। तो कहता है कि सभी अयस्क तो खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, ये बात याद रखिएगा। आगे देखते हैं अयस्क। यस्क में आपको और याद रखना है कि यस्क में कुछ उपस्थित अशुद्धियां भी होती है। जैसे मिट्टी के अंदर से गड्ढा खोदकर निकाला जा रहा है, तो मिट्टी से अंदर, जैसे हम लोग लोहा निकाल रहे हैं, अल्युमिनियम निकाल रहे हैं, सोना चांदी निकाल रहे हैं, तो उसमें मिट्टी लगा हुआ है, तो मिट्टी अशुद्धियां के रूप में, तो मिट्टी क्या कहलाएगा? तो मिट्टी कहलाएगा गंग। तो याद रखिएगा यस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? गंग। और अयस्क जो है कई टाइप के होते हैं। अयस्क आपका कई टाइप का हो जाता है, जैसे इसमें ऑक्साइड अयस्क भी होगा, सल्फाइड भी होगा, हैलाइड भी होगा। ऑक्साइड अयस्क वैसे अयस्क जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति हो,
वैसे अयस्क जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति हो ऑक्साइड कहलाएगा, जिसमें सल्फर की उपस्थिति हो सल्फाइड अयस्क कहलाएगा, जिसमें हाइड्रोजन एलिमेंट फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की उपस्थिति हो वो आपका हैलाइड कहलाएगा, जिसमें अगर CO3 की उपस्थिति हो कार्बोनेट अयस्क कहलाएगा, जिसमें NO3 हो वो नाइट्रेट अयस्क कहलाएगा। तो किस टाइप का अयस्क बन रहा है ये समझ में आ गया। अब देखते हैं लोहा। तो लोहा जो है इसमें देखिए ये जो है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लाइमोनाइट, सिडेराइट, सब में इस तीनों में ऑक्सीजन है तो ये ऑक्साइड अयस्क में आ गए। इसमें CO3 लगा हुआ है तो कार्बोनेट अयस्क आ गए। H2 लगा हुआ है ये सल्फाइड अयस्क में आ गए। अब कहता है कि जो ऑक्साइड आपका है, ठीक है, तो लोहा का अयस्क कौन कौन है। तो लोहा का अयस्क मैग्नेटाइट हो गया। फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटाइट का, पूछ दिया मैग्नेटाइट का सूत्र क्या होता है। तो मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Fe3O4। Fe3O4 किसका सूत्र है मैग्नेटाइट। आपको अगला याद रखना है हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है, हेमेटाइट Fe2O3। Fe2O3 अगला आता है लाइमोनाइट का सूत्र क्या होता है Fe2O3 × 3H2O। ऐसे याद रखिएगा Fe2O3 × 3 बाल्टी जल लाइमोनाइट हो गया। FeCO3 सिडेराइट हो गया। ACuFeS2 इसको कैल्कोपायराइट। तो क्वेश्चन आएगा कैल्कोपायराइट किसका अयस्क है लोहा का। क्वेश्चन है सिडेराइट किसका अयस्क है लोहा का। क्वेश्चन आपका लाइमोनाइट किसका अयस्क है लोहा का। हेमेटाइट किसका अयस्क है लोहा का। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है लोहा का। तो देखिए 1 2 3 4 5 क्वेश्चन ये पूछ दे, इसका सूत्र पूछ दे, हो सकता है सूत्र पूछ कर नाम पूछ दे। तो 10 टाइप तो यहां से ही आपको बदल कर पूछने का तरीका बन जाता है। आगे हम लोग देखते हैं तांबा। तांबा को कॉपर बोलते हैं। कॉपर में इसमें भी देखिए सल्फर लगा हुआ है तो सल्फाइड अयस्क हो गया। ऑक्सीजन लगा हुआ है तो ऑक्साइड अयस्क हो गया। अब कहता है कि CuFeS2 इसका क्या नाम है CuFeS2 कॉपर पायराइट्स बोलते हैं। Cu2S इसको कॉपर गलनांस कहा जाता है। Cu2S किसका सूत्र है कॉपर गलनांस का। Cu2O क्यूप्राइट का। CO3 × CuOH का होल ट्वाइस, या कहीं कहीं पहले लिख देगा, कई बार इसे पहले लिख देता है। क्या लिख देगा CuOH का होल ट्वाइस CuCO3। तो इससे आपको हड़बड़ाना नहीं है, ये भी आपका सेम है। आपका किसका सूत्र हो गया ये मैलेकाइट का। आगे कहता है आपका एल्युमिनियम का अयस्क। एल्युमिनियम का अयस्क एल्यूमिना हो जाता है Al2O3। अब इसी एल्युमिना को Al2O3 को कई नाम हो जाते हैं। इसी को कोरंडम भी कहते हैं, इसी को रूबी भी बोलते हैं, इसी को सफायर भी कहते हैं। क्लियर है। आगे आता है कि यदि इसी में 2 बाल्टी जल ले लिया जाए 2H2O तो ये बॉक्साइट हो जाएगा। यदि Na3AlF6 मिल जाएगा तो एक क्रायोलाइट होगा। और इसमें अगर 3 बाल्टी जल जोड़ देते हैं Al2O3H2O Al2O3 × 3H2O तो बन जाएगा डायस्पर। तो एक एल्युमिना हो गया किसका एल्युमिनियम का। डायस्पायर किसका है एल्युमिनियम का। रूबी किसका है एल्युमिनियम का। सफायर किसका है एल्युमिनियम का। क्रायोलाइट किसका है एल्युमिनियम का। यहां तक हम लोग अयस्क में सीख लिए। आगे इसी में कुछ नाम और पूछ देता है, डायरेक्ट सूत्र के रूप में पूछ देता है तत्व से। देखते हैं बच्चे जान पाते हैं कि नहीं। नीला थोथा, नीला थोथा का सूत्र क्या होता है। तो याद रखना नीला थोथा, जिसको आपको CuSO4 × 5H2O। हरा थोथा FeSO4 × 7H2O हो जाती है। सफेद थोथा ZnSO4 × 7H2O। हास्य गैस N2O। लाल दवा KMnO4। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है CO+N2 का। क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्या बनता है क्लोरोफॉर्म। पायरीन का सूत्र क्या होता है CCl4। गैमेक्सिन का सूत्र क्या हो जाता है C6H6Cl6। कोरंडम रूबी सफायर किसका अयस्क है तो एल्युमिनियम का। अब आता है अयस्क में जो उपस्थित अशुद्धियां हैं उससे क्या कहते हैं गैंग। या भी याद रखना है
जिसमें सल्फाइड अयस्क हैं, जिसमें सल्फाइड अयस्क हैं, जिसमें सल्फर मिला हुआ है, वैसे अयस्क जिसको में सल्फर की उपस्थिति है, उस अयस्कों का सांद्रण, जैसे अब अयस्क तो नीचे खदान में से निकालकर हम निकाल लें, किसको में से हमको क्या निकालना है, अल्युमिनियम निकालना है। तो इसको हम लोग साफ सुथरा करेंगे ताकि हमको शुद्ध धातु की प्राप्ति हो जाए, शुद्ध धातु की प्राप्ति हो जाए। तो अयस्कों से कम खर्चे में आसानी पूर्वक जिससे हम लोग को शुद्ध धातु की प्राप्ति हो जाए, उसे अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। और अयस्कों का सांद्रण आप पढ़े होंगे कि इसे निम्न चरणों में किया जाता है। हो सकता है उसे धोवन विधि से, हो सकता है जिसे हम लोग द्रव्य धावन विधि भी कहते हैं। हो सकता है कि अगर लोहा वाला पार्ट होगा तो चुंबकीय पृथक्करण विधि से, चुंबकीय पृथक्करण विधि से। हो सकता ओसवन विधि से, ओसवन, फिर या हो सकता है फेन प्लावन विधि से, फेन प्लावन विधि से उसका अयस्कों का सांद्रण किया जा सकता है। अब इसमें एक और होता है डॉन्स विधि भी होती है, डॉन्स विधि, डॉन्स विधि। इसमें विधियां बहुत सारा होती है, लेकिन कुछ ही टर्म हमको याद रखना है परीक्षा के लिए, नाम सुन लिए। सल्फाइड अयस्कों का जो सांद्रण है वो किसके द्वारा, तो वो फेन प्लावन विधि द्वारा किया जाता है, फेन प्लावन विधि द्वारा। और ज्यादातर जो ऑक्साइड है, जो भी ऑक्साइड अयस्क है, तो पढ़े होंगे कि जब सांद्रित अयस्कों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति पहले ही से है, तो उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, तो अर्थात उसको बात्या भट्ठी में उसका शुद्धिकरण किया जाएगा। तो बात्या भट्ठी के बाद आपको क्या मिल जाएगा, हो सकता है उसको या फिर वैद्युत अपघट्य मिल जाएगा, वैद्युत अपघट्य। तो वैद्युत अपघट्य में जैसे आपका एल्युमिनियम में आपका आता है, तो इसका शुद्धिकरण वैद्युत अपघट्य में भी करते हैं। ऑक्सीजन वाला का बात्या भट्टी आ गया आपका। अब फेन प्लावन विधि से किस अयस्क का, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। अभी इनऑर्गेनिक समाप्त नहीं हुई है। ये तो था आपका अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। तो आज के लिए क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूले। हम लोग नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे जो इनऑर्गेनिक से ही शुरू होगा और हम लोग ऑर्गेनिक की ओर बढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक की ओर। तो ये हमारा थ्योरम टर्म था। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव सीरीज को देखेंगे, किस प्रकार से हमारा क्वेश्चन जो है पूछ रहा है, तब क्वेश्चन छूटता है कि बन पाता है। तो पहले हम लोग मेन सीरीज जो है, क्लियर है, जो मुख्य टॉपिक जो आपका है उस टॉपिक को निचोड़ लीजिए, तब आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में मजा आएगा। अन्यथा आप एक का क्वेश्चन को रटते रह जाएंगे और आपको याद भी नहीं होगी। तो इस प्रकार से आज की क्लास आपको यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।